नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने क्या देखा था कि जो इराक का मिलिट्री बेस था वहां पर अटैक हुआ था। हालांकि इस अटैक की जो क्लेम है वो किसी ने नहीं किया था, बट अब ये छुपने वाली बात नहीं रह गई थी कि इजराइल या यूएस में से दोनों में से किसी एक कंट्री ने इस मिलिट्री बेस पर इराक के टारगेट किया होगा। अब जो इराक का जो मिलिट्री बेस था वो आईआरआई का मिलिट्री बेस था, यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक। ये एक तरीके की पहला मिलिट्री फोर्स है इराक के अंदर में जो काम करती है। ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंस इसकी है जैसे ईरान के अंदर में आईआरजीसी की इंपॉर्टेंस है। अब ये जो आईआरआई है ये एक तरीके से ईरान की बैक्ड आप समझ लो फोर्स है, और ईरान की जो प्रेजेंस है वो थ्रू आईआरआई ही है पूरा इराक के अंदर में। और इसी तरीके से ईरान की जो प्रेजेंस है वो इराक और सीरिया दोनों कंट्रीज में काफ़ी बड़ी प्रेजेंस है ऐसी मिलिशियाज के थ्रू। तो हालांकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है इराक की ऑफिशियल आईआरआई, बट वो काम बिल्कुल ईरान के लिए करती है और एक तरीके से आप समझ लो ईरान की पपेट की तरह पूरी तरीके से इराक के अंदर में काम करती है। अब खबर ये आ रही है कि जो इराक के मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी इजराइल या यूएस में से किसी को लेनी चाहिए थी। हालांकि अब छुपने वाली बात है नहीं कि किसने अटैक किया होगा, तो इजराइल पर सब लोग का शक जा रहा था कि ये अटैक इजराइल ने किया होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी मिलिशियाज हैं ईरान बैक्ड वो सारे उनका बेस इराक और सीरिया के अंदर में भी है, और वो वहीं से निकल करके आते हैं और फिर अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर में। तो इसीलिए इजराइल ने अटैक किया होगा। यूएस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारा इस पूरे अटैक से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि अब उसी कड़ी में खबर ये आ रही है कि 5 रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए हैं यूएस के मिलिट्री बेस पर जो कि सीरिया के अंदर में प्रेजेंट है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो अटैक है यूएस के मिलिट्री बेस पर जो हुआ है वो इराक की मिलिट्री ने किया है, या तो आईआरआई ने किया है, या तो आईआरआई जैसी किसी छोटे मिलिशिया ने ही किया है जो कि इराक की बैक्ड मिलिशिया है। यानी कि ईरान ने यह काम करवाया है इराक के किसी छोटी मिलिशिया से। बेसिकली ये एक बदला लेने की कोशिश है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो अभी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखोगे ना, अगर इराक और सीरिया के अंदर में तो यूएसए बहुत टाइम से प्रेजेंट है। यूएसए ऑलमोस्ट साल 2014 से प्रेजेंट है, और जब से प्रेजेंट है तब से वहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअल में चाहते हैं कि यूएस किसी तरीके से यहाँ से बाहर चला जाए, और इसीलिए उन लोगों ने एक मतलब नॉर्मल एक कैंपेन चलाया हुआ है। लोगों ने वहाँ पर कैंपेन चलाया, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग चाहते हैं कि यूएस ट्रूप्स कैसे भी वहाँ से बाहर चले जाएं। अब अगर आप देखोगे तो एट द फर्स्ट प्रेजेंस की यूएस जो है वो सीरिया और इराक में प्रेजेंट ही क्यों है, अगर आप देखो तो अगर ऑफिशियली आप माने यूएस की, तो यूएस ऑफिशियली ये कहता है कि हम भाई आईसिस को ख़त्म करना चाहते हैं। साल 2001 में इन्होंने बड़ी घटना की, फिर उसके साथ आप देखोगे साल 2010 तक आईसिस ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं की पूरी दुनिया में। तो इसलिए इसको ग्राउंड बना करके यूएस जो है उसने कहा कि हम आईसिस को ख़त्म करना चाहते हैं। और क्योंकि आईसिस का जो पूरा बेस है वो इराक और सीरिया में, एज द नेम सजेस्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो क्योंकि उनका बेस इराक और सीरिया में है इसलिए यूएस ट्रूप्स वहाँ जा करके आईसिस को वहाँ से इरेडिकेट करेंगी। ऐसा इनका मोटिव था, ये इनका ऑब्जेक्टिव था जब ये इराक और सीरिया में घुसे थे, जो कि ये पूरी दुनिया को बोलते हैं। बट एक्चुअल में आप देखोगे वहाँ की पॉलिटिक्स आप समझोगे तो ये वहाँ पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में हुए थे वैसे ही ये लोग इराक और सीरिया में हो गए, खास तौर से ये सीरिया में हो गए। सीरिया में ये क्या करने की कोशिश करने लगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बशर अल असद वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो एक बहुत अच्छे एलाई हैं ईरान के, और ईरान की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से बशर अल असद को सपोर्ट करती है। और क्योंकि ईरान सपोर्ट करती है इसलिए रशिया सपोर्ट करता है। तो इनको क्या हुआ कि इनकी लड़ाई जो आईसिस से थी मेनली उसको कर दिया इन्होंने साइड, और अब ये लड़ाई लड़ने लगे बशर अल असद से। और इनकी कोशिश ये रहती है अंदर से कि बशर अल असद की सरकार को वहाँ पर गिरा दें, और ये करने के लिए इन्होंने कई सारी छोटी छोटी खुद भी मिलिशियाज बना दी वहाँ पे। अब ये मिलिशियाज देखो किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इनको जहाँ से पैसा मिलता है ये वहाँ से वो काम कर देते हैं। तो ये मिलिशियाज कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। तो वही हुआ कि ये मिलिशियाज जो छोटी छोटी इन्होंने बना रखी थी सीरिया के अंदर में, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और एक तरीके का सिविल वॉर छिड़ गया सीरिया में। तो ये गए थे वहाँ पर आईसिस को इरेडिकेट करने, पर इन्होंने एक सिविल वॉर छेड़ दिया वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ हो गई। वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनका मानना यह है कि आईसिस और यूएस की लड़ाई में बहुत सारे सिविलियंस की इसमें डेथ हो गई, सिविल वॉर में बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो गई, और ये चीज़ रुकनी चाहिए और यूएस ट्रूप्स को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो साल 2014 से एक पूरा एंटी यूएस कैंपेन चलाया गया इराक और सीरिया दोनों के अंदर में, और इस एंटी यूएस कैंपेन के थ्रू ये लोग पीसफुली ही इन लोगों को भगाना चाहते थे। और उसके बाद जो छोटी छोटी मिलिशियाज थी वो यूएस के बेसिस पर अटैक करने की कोशिश करते थे, या यूएस ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करते थे ताकि ये लोग चले जाएं यहाँ से। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, प्रेसिडेंट बने, तो सब मेजर चेंज देखा गया पॉलिसी के अंदर में। 2018 में आईसिस का कैलिफेट मारा जाता है, और जैसे ही आईसिस के कैलिफेट को मारते हैं डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इराक और सीरिया में कि आईसिस को ख़त्म करना है, तो हमने आईसिस की कमर तोड़ दी।
हमने उस जो कैलिफेट था उनका उसको मार दिया, अब ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं हो सकता आईसिस का, अब इसको हमने पूरी तरीके से इनकी कमर तोड़ के इनको ख़त्म कर दिया है दुनिया से, ऐसा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि अब हमारी ट्रूप्स का कोई मतलब नहीं इराक और सीरिया में, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। देखो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्लियर थी, कहीं भी हमें यूएस ट्रूप्स को जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं भेजना है, इसीलिए उन्होंने दोहा डील करके अफगानिस्तान से बुलाया, इराक और सीरिया में भी उन्होंने यही किया कि भाई हम अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहे हैं, इराक और सीरिया दोनों से। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया कि भाई मैं अपनी ट्रूप्स को वहाँ से वापस बुलाऊंगा, तो शॉकिंगली क्या हुआ कि डिफेंस सेक्रेटरी जो उस समय यूएस के थे, जिम मैटिस, और उनके साथ साथ जो एक्सपर्ट थे मिडिल ईस्ट के और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस को देखते थे, ब्रेट मैकगर्ग, इन दोनों ने शॉकिंगली अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन पूरी तरीके से गलत है। अब रिजाइन इन दोनों ने क्यों किया, उसके पीछे का रीजन समझना, ये चीज़ एक्सपोज हुई थी अफगानिस्तान के अंदर में कि जब अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स बाहर आ रही थी, उसके बाद जो न्यूज़ एजेंसीज वहाँ पर पहुँची, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने पता किया कि चल क्या रहा था अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के क्लेम करते कि यहाँ पर एक तरीके से बिजनेस कर रहे थे यूएस की मिलिट्री। वो हथियार, अपने हथियार भी बेचती थी मिलिटेंट्स को, खुद ही बेचती थी, अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचती थी मिलिटेंट्स को, उससे पैसा कमाते थे यहाँ पर जितने मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, और ये बात शायद सेंट्रल कमांड को नहीं पता थी। तो एक तरीके से ये लोग जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पर जो इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, और पैसा इनका मोस्टली एजेंडा भी रहता है। तो इसीलिए माना यह जा रहा था कि जो ब्रेट मैकगर्ग हैं उनके लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि उनका जो रोज़गार का जरिया था वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये लोग इराक और सीरिया से चले जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया, और जैसे ये रिज़ाइन इन दोनों ने किया, इन बड़े ऑफिशियल्स ने, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। प्रेशर किसने डाला? सबसे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उस समय, उन्होंने प्रेशर डाला। दूसरी तरफ जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, उन्होंने प्रेशर डाला। और तीसरी तरफ जो उनके खुद के एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने भी प्रेशर डाला कि पूरी तरीके से ट्रूप्स को वापस नहीं बुलाते हैं। कम से कम 5-6 हज़ार ट्रूप्स जो थी वो इराक और सीरिया के अंदर में थी, तो उन्होंने कहा कि पूरी तरफ से ट्रूप्स को नहीं बुलाते हैं, कुछ ट्रूप्स को वहीं छोड़ देते हैं, ऑलमोस्ट 900 से 1000 ट्रूप्स को वहाँ रहने देते हैं। और फिर फोर्सफुली डोनाल्ड ट्रंप को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स उन्होंने बुला लिया, लेकिन आधी ट्रूप्स को, मतलब 1/4 ट्रूप्स को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी किया गया यूएस में कि क्यों हमारे ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद है, जब हमने आईसिस को ख़त्म कर दिया है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जब खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर हमने ट्रूप्स को क्यों रखे हैं, मरने के लिए हमने छोड़ा है क्या उनको। अब उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं, और 2014 से ही एक पूरा एंटी यूएस कैंपेन चल ही रहा था, तो वहाँ पे ट्रूप्स भी बहुत ज़्यादा खतरे में थी, बेसेस भी यूएस के जो थे वो काफ़ी खतरे में थे वहाँ पर। उसके बाद जो बाइडेन आते हैं, और जो बाइडेन की जो पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी फेलियर तो आपको पता ही है, उसके बारे में तो कुछ नया बखान करना नहीं है। उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर, उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए इराक और सीरिया में। और उसके बाद क्या होता है कि इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है अक्टूबर के अंदर में, और जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है उसके बाद जो एंटी यूएस कैंपेन चल रहा था इराक और सीरिया में, उनको एक स्पार्क मिलता है, और वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद यूएस बेसेस को टारगेट करने लगते हैं। ऑलमोस्ट जब से हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस अक्टूबर से लेकर के, मतलब आप समझ लो कि जनवरी तक में 40 से भी ज़्यादा अटैक किए जा चुके थे यूएस बेसेस के ऊपर, और कई सारे इसमें एक अटैक हुआ था बहुत बड़ा, जो कि यहाँ पर रुमालिन जो लैंडिंग जोन है, जो कि सीरिया के अंदर में, बिल्कुल सीरिया के बॉर्डर, सीरिया इराक के बॉर्डर पे है, वहाँ पर एक अटैक किया गया था, और कहा गया था कि 34 यूएस जो ट्रूप्स थी वो उसमें मारी गई थी। और एक बार फिर एम्बेसी के पास में अटैक हुआ, वहाँ पर भी कई सारी 6-7 यूएस ट्रूप्स को मारा गया था। तो ऐसे जब अटैक्स होने लगे, तो उसके बाद जो बाइडेन को समझ में आया कि अब काफ़ी लेट हो चुकी है, और अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हम अपने ट्रूप्स को पूरी तरीके से वापस बुला लें, फिर से वही कंफ्यूज स्टेप उनका, तो इससे मैसेज ये चला जाएगा कि यूएस हार गया है, तो वो हम कर नहीं सकते, तो या तो हम अपनी ट्रूप्स को वहीं पर रहने दें एज इट इज़ और उनको सप्लाई देते रहें, और बराबरी में बात करने की कोशिश करें इराक और सीरिया की गवर्नमेंट से। तो उन्होंने यही किया कि अपनी ट्रूप्स को वहीं रहने देते हैं, सप्लाई इनको देते रहते हैं, और पैरेलली जो है गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो अभी जो अटैक हुआ है, जो इराक कहा जा रहा है कि इराक ने यूएस के बेस पर किया है, वो कब हुआ है? वो एक दिन बाद हुआ है, जब जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी, वो अभी विजिट किए थे यूएस इसी को लेकर के चर्चा करने, और इसीलिए फरवरी के बाद से कोई अटैक किया नहीं गया था यूएस के बेसिस पर। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि टॉक्स चल रही थी, और अब फरवरी के बाद से अप्रैल में आकर के आप अगर फिर से यूएस के मिलिट्री बेस पर अटैक होता है, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि इराक की मिलिट्री ने किया है, तो इसका मतलब साफ ये होता है कि जो अल सुदानी गए थे यूएस के अंदर में जो बाइडेन से बात करने, वो टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई।
और ये जो बाइडेन की जो फेलियर लिस्ट है ना, उसमें आप एक और नाम जोड़ सकते हो अल सुदानी का, कि यहाँ पर भी जो बाइडेन की पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हुई और इसी के बाद अब फिर से यूएस मिलिट्री बेसेस को टारगेट बनाया जाएगा इराक और सीरिया के अंदर में। तो यही इस आर्टिकल में पूरा मामला था और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है और हो सकता है, देखो इससे कोई वॉर नहीं होने वाला, इससे कोई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं होगा या कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि कोई वॉर वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब कंट्रीज जो हैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती वॉर करना अभी के लिए। बट ये जो चीज़ हो रही है ना, पूरी जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ना मिडिल ईस्ट के अंदर में, ये एक चीज़ श्योर कर देंगे कि आइदर यूएस विल सर्वाइव मिडिल ईस्ट और यूएस हैज़ टू लीव मिडिल ईस्ट। और मोस्ट प्रोबेबली ये सब देख करके आप ऐसा एनालाइज कर सकते हो कि यूएस को मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। अब जो अटैक की बात करें जो इराक ने किया है उसके बारे में बात करें तो यूएस ऑफिशियल्स ऐसा कहते हैं कि इस अटैक से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जो अटैक का स्केल था वो काफ़ी कम था, तो इसकी वजह से किसी भी यूएस पर्सनल को कोई चोट नहीं आई है, कोई भी इंजर्ड नहीं है इसमें। अब अगर आप अटैक को एनालाइज करो कि ये जो जैसे हुआ है तो ये किसी इराकी मिलिट्री ने नहीं किया है बल्कि किसी छोटे मिलिशिया का ही अटैक है, बिकॉज एक ट्रक पे रॉकेट लॉन्चर से 5 रॉकेट्स लॉन्च किए गए तो उससे कोई बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आतंकवादी छोटे छोटे संगठन हैं ये फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को और यूएस को बहुत जल्दी हो सकता है कि इराक और सीरिया से भागना पड़े। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।